16 उनका भी स्वागत है। साथियों और दोस्तों, मिर्जापुर से ये यात्रा निकली है 16 जनवरी को शहीद उद्यान में शहीदों को माल्यार्पण करके। और इस यात्रा का नारा क्या है? रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि आज सबसे विकराल समस्या अगर कोई पूरे भारतवर्ष में है तो बेरोजगारी की समस्या है। आज सबसे बड़ी समस्या अगर उत्तर प्रदेश में कोई समस्या है तो वो बेरोजगारी की समस्या है। आज नौजवानों को नौकरी देने के नाम पे छला जाता है। सिपाही का पेपर हो, लीक हो जाता है। दरोगा का पेपर हो, लीक हो जाता है। लेखपाल का पेपर हो, लीक हो जाता है। एसएससी का पेपर हो, लीक हो जाता है। नीट का पेपर हो, लीक हो जाता है। पीसीएसजे का पेपर हो, लीक हो जाता है। पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक। ये बाबा जी की सरकार पेपर लीक की सरकार बन गई है जो जवानों की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। पेपर लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और अगर गलती से परीक्षा हो गई, इंटरव्यू हो गया, तो हाई कोर्ट से स्टे आ जाता है। फिर हाई कोर्ट में 4 साल लड़ाई लड़ो, फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ जाता है। नौजवान करे तो क्या करे? इसलिए इस यात्रा के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों का आह्वान करता हूं, अपने घरों में मत बैठो और इस यात्रा का हिस्सा बनो। हमने नारा दिया है, रोजगार दो वरना 10,000 दो। रोजगार देना होगा वरना हर महीने 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना होगा। और जब हम ये बात कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता देना होगा तो नौजवान आपसे मुफ्त का पैसा नहीं मांग रहा। हम आपसे कह रहे हैं 10,000 के बदले 2 घंटे प्रतिदिन नौजवानों से आप कोई भी सरकारी काम लीजिए। वृक्षारोपण का काम लीजिए, जनसंख्या की गिनती का काम लीजिए, कंप्यूटर चलाने का काम लीजिए। लेकिन हमारा नौजवान बेरोजगारी में रह के त्रासदी नहीं झेलेगा। आज क्या मानसिकता है भारत के सरकार की? आज क्या मानसिकता है भारत के प्रधानमंत्री की? आज क्या मानसिकता है योगी आदित्यनाथ जी की और भारतीय जनता पार्टी की? उनकी एक ही मात्र मानसिकता है, हिंदू मुसलमान के झगड़े में पूरा समाज उलझा रहे और उनका उल्लू सीधा होता रहे। हम ये नफरत की दीवारों को गिराकर भाईचारे का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एकता का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, समरसता का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। क्या कहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? 13 लाख नौकरी हर साल देंगे। मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, 22 के विधानसभा के चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने फतेहपुर के अंदर सभा करके कहा था, नौजवानों चिंता मत करना, उत्तर प्रदेश के लोगों तुमको गोबर से रोजगार दे दूंगा। किससे रोजगार दूंगा? किससे दूंगा? गोबर से रोजगार दूंगा। गोबर से रोजगार देने लायक समझते हैं यूपी के नौजवानों को, गोबर से रोजगार देने के काबिल समझते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और वो गोबर से भी रोजगार नहीं मिला। इसलिए ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। और जब हम बात रोजगार की करते हैं तो हम बुनकर समाज की भी बात करते हैं। आज बुनकरों की हालत क्या है? वाराणसी के इलाकों में गांव-गांव में जाके देख लीजिए, मिर्जापुर में देख लीजिए, चंदौली में देख लीजिए, गाजीपुर में देख लीजिए, मऊ में देख लीजिए। आज बुनकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर है क्योंकि उनको मिलने वाली छूट वो आपने खत्म कर दी। और ये प्रचारित किया जाता है कि बुनकर समाज के लोग तो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर बर्बाद हो रहे हैं तो बर्बाद होने दो। लेकिन ये मत भूलो, बुनकर समाज के लोगों के साथ मिलकर काम करने वाला, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हिंदू भाई भी हमारा है जिसका रोजगार आप छीन रहे हो। और इतना ही नहीं, जो बुनकर
कपड़ा तैयार करता है, वो सस्ते दामों में कपड़ा तैयार करता है, उस सस्ते दाम का कपड़ा खरीदने वाला भी हमारा हिंदू भाई है। तो आप हिंदू की भी जेब काट रहे हो, मुसलमान की भी जेब काट रहे हो, दोनों को प्रभावित करने का काम इस नफरत की राजनीति के जरिए कर रहे हो। इसलिए हमने ये नारा दिया है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो बुनकर समाज के भी मुद्दों को समाधान कराना है, रेडी पटरी वालों के मुद्दों का भी समाधान कराना है। आज बड़े पैमाने पर आप देखिए, वाराणसी में चले जाइए, बड़े पैमाने पर रेडी पटरी वालों को उजाड़ दिया गया। आपने कभी चिंता की, सोचा कभी? दिन भर ठेला लगा के धूप में, ठंड में, बारिश में एक मजदूर, एक गरीब आदमी किस तरीके से अपने परिवार का पेट पालता है, किस तरीके से उसको थोड़ा सा अपना पैसा बचा के बीमारी का इलाज कराता है, घर में जो लोग बीमार रहते हैं उसके घर में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए उन रेडी वालों के लिए भी हम सवाल उठा रहे हैं, उन गरीबों के लिए भी हम सवाल उठा रहे हैं जिनकी आपने मनरेगा की मजदूरी छीन ली। आपने क्या नियम बना दिया? 40%। हमारे बहुत सारे साथी इसमें हैं लोक समिति में जिन्होंने मनरेगा के मजदूरों की लंबी लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ाई लड़ते हैं। दिहाड़ी मजदूरों के संगठन का भी जिक्र यहां पर हुआ। क्या किया आपने? मैंने लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। आपने ऐसा कानून इस देश के ऊपर थोप दिया जो मनरेगा की मृत्यु का कारण बनेगा। मनरेगा को खत्म कर दिया आपने, नियम बना दिया आपने 40% राज्यों की हिस्सेदारी होगी और 60% केंद्र की हिस्सेदारी होगी। पहले मात्र 10% राज्यों की हिस्सेदारी थी, 90% केंद्र की हिस्सेदारी थी। लेकिन आपने मनरेगा का नाम जी राम जी करके, आपने गांधी जी का नाम हटाकर आपने मनरेगा को खत्म करने का काम किया। अरे गांधी को आप नहीं खत्म कर पाओगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आप नहीं खत्म कर पाओगे। दुनिया के 80 देशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है और G20 सम्मेलन में जब दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए उस वक्त आपने सारे राष्ट्राध्यक्षों को राजघाट पर ले जाके नमन कराया। गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गोडसे की समाधि पर नहीं गए, गांधी की समाधि पर गए। तो इसलिए दुनिया की मजबूरी है, गांधी बहुत जरूरी है। दुनिया की मजबूरी है और गांधी बहुत जरूरी है। इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या का समाधान करना है तो गांधी चाहिए। हिंदुस्तान से नफरत को मिटाना है तो गांधी चाहिए। अगर एक दूसरे के बीच में भाईचारा लाना है तो गांधी चाहिए। अहिंसा के रास्ते पर भारत को विश्व गुरु की पहचान दिलाना है तो गांधी चाहिए। अगर रघुपति राघव राजा राम का पाठ करके अपने मन में शांति की स्थापना करनी है तो गांधी चाहिए। इसलिए गांधी को कहां तक मारोगे? गांधी तो हर जगह मौजूद है। इसलिए गांधी गांव से लेकर और विदेशों तक मौजूद है। गांधी को मारने की कोशिश मत करो। दूसरा, बाबा साहब के सपनों को मारने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक बेहतरीन संविधान दिया जिसमें समानता की बात की, जिसमें शिक्षा की बात की, जिसमें स्वास्थ्य की बात की। हमारे भाई नंदलाल जी शिक्षा के लिए लंबा संघर्ष कर रहे हैं। इनकी लोक समिति को मैं जानता हूं, डॉक्टर संदीप पांडे जी के साथ मिलकर बहुत लंबा काम इन्होंने शिक्षा के लिए किया। आज भी ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ पिछले दिनों नंदलाल जी, आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ रही है लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आबादी बढ़ रही है तो सरकारी स्कूल बढ़ाओ, अगर आबादी बढ़ रही है तो सरकारी अस्पताल बढ़ाओ। अगर आबादी उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। लेकिन कभी हम सुनते हैं नमक रोटी खाने को मिली, कभी हम सुनते हैं नमक भात मिड डे मील में खाने को दिया गया। ये पैसा जा कहां रहा है? ये आपका पैसा, ये विकास का पैसा, ये गांव का पैसा, ये उन्नति का पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा अडानी के खजाने में जा रहा है। पूंजीपतियों का जिसका जिक्र भी नंदलाल भाई ने किया, उनके खातों में जा रहा है। आप जानकर हैरान हो गए, हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों का मोदी जी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए मित्रों माफ कर दिया। 16 लाख रुपए नहीं, 16 करोड़ भी नहीं,
16,000 करोड़ भी नहीं, 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा माफ कर दिया। आज सारे संसाधनों पर चंद पूंजीपतियों का कब्जा है। आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, एयरपोर्ट पे उतर आओ तो अडानी का, सी पोर्ट पे चले जाओ तो अडानी का, कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, रेल अडानी का, सेल अडानी का, तेल अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी का बन गया है। इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी इसको हिंदुस्तान रहने दीजिए, अडानिस्तान मत बनाइए, अडानिस्तान मत बनाइए। ये हिंदुस्तान है, इसको तुम अडानिस्तान बना रहे हो, अडानिस्तान बना रहे हैं। आज हमारे संसाधनों पे कब्जा किया जा रहा है। 1 रुपए में एक आम नहीं मिलता। पूरे काशी में खोज डालोगे, 1 रुपए में एक आम नहीं मिलेगा। क्यों भाई देवकांत, मिलेगा क्या? मिलेगा? 1 रुपए में एक आम नहीं मिलेगा। नंदलाल जी, पता है कितना 1 रुपए में माल मिल गया अडानी को? पता है आपको? बिहार के अंदर 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ अडानी को दे दिया देश के प्रधानमंत्री ने। मैं पूछना चाहता हूं, आप जरा मुझे बताइए, आपने नारा दिया था 1 पेड़ मां के नाम, लेकिन वो नारा कितना खोखला है। 1 पेड़ मां के नाम और 10 लाख पेड़ मुफ्त में अडानी के नाम। ये है आपकी दोहरा, ये है आपका दोहरा चरित्र। आप धर्म की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं, आप देश की बात करते हैं। धर्म को आपने धंधा बनाने का काम किया, धर्म को आपने लूटने का काम किया, आपने अयोध्या के अंदर चंदा चोरी करने का काम किया, काशी के अंदर मंदिरों को तोड़ने का काम किया, काशी कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता, सारे मीडिया के लोगों जाओ लंका थाने में देखो, शिवलिंगों को तोड़कर रखा गया है। ये गुनहगार कौन है, ये पापी कौन है जिन्होंने शिवलिंगों को तोड़ने का अपराध किया है? उनको पकड़ो और जेल में डालने का काम करो। हमें तो तुम बहुत जेल में डालते रहते हो, हमें जेल वेल की चिंता नहीं होती, हमें तो जेल में डालते रहते हो। अभी मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, मणिकर्णिका घाट जिसका कितना बड़ा धार्मिक महत्व है, जिसकी कितनी बड़ी आस्था हिंदू धर्म के लोगों की उस घाट से जुड़ी हुई है। मरने के बाद लोग जाते हैं अंतिम संस्कार कराने के लिए उस मणिकर्णिका घाट पर, जहां कभी अग्नि बुझी नहीं। उस मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, वहां के मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहां के मंदिरों को तोड़ने का काम किया गया। मणिकर्णिका घाट को किसने बनवाया था? माता अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किसने कराया था? काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया था। तुमने माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, तुमने वहां पर मंदिरों को तोड़ा, वहां के साधुओं ने उसका वीडियो बनाया, वहां के लोगों ने विरोध दर्ज कराया। उस वीडियो को संजय सिंह ने ट्विटर पे डाल दिया तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। तुम्हारी एफआईआर की बंदर घुड़कियों से संजय सिंह डरने वाले नहीं है। याद रखना, याद रखना, ये बंदर घुड़की किसी और पे चला ना, मुकदमा में तो रोज सुबह उठता हूं तो देखता हूं भाजपाइयों ने कहा मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया, किस राज्य में किया, किस जिले में किया, कहां एफआईआर दर्ज कर दी, कौन सी धारा लगा दी। लगाते रहो, तुम्हारा काम है। इसलिए साथियों और दोस्तों कहना चाहता हूं, नंदलाल जी से पूछ लेना यहाँ के एलआईयू के लोग, आज से नहीं उस वक्त से तुम्हारी लाठी और जेल से लड़ रहा हूं, जब जवानी के दिन थे उस वक्त से लड़ाई लड़ रहा हूं और मरते दम तक तुम लोगों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं, झुकने वाले लोग नहीं हैं। अगर तुम मणिकर्णिका घाट को तोड़ने का काम करोगे, वहां की मणि को तोड़ने का काम तुमने किया है। ये कोई सामान्य विषय नहीं है, ये हिंदू धर्म की आस्था पर आघात चलाने का मामला है, ये हिंदू धर्म की आस्था पर हथौड़ा चलाने का मामला है। और तुम क्या मेरे ऊपर एफआईआर लिखाओगे? मैं अपने अधिवक्ताओं से राय ले रहा हूं, कानूनी राय ले रहा हूं। मैं उस मंदिर को तोड़ने वाले अपराधियों और पापियों के खिलाफ खुद से एफआईआर दर्ज कराऊंगा और इसकी कानूनी लड़ाई कोर्ट तक लड़ने का काम करूंगा। इसलिए लड़ने में तो मुझसे ज्यादा आनंद ही किसी को नहीं आता। संसद पे भी लड़ता हूं, सड़क पे भी लड़ता हूं, जहां लड़ना हो लड़ो, जहां लड़ना। हम लोग तो पैदा ही हुए हैं संघर्ष करने के लिए, हम तो पैदा हुए हैं
इन गुनहगारों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, लेकिन किसी भी तरीके से लोगों की आवाज को दबाने का काम मत कीजिए। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सामाजिक भेदभाव फैलाया जा रहा है, पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है, एक कथावाचक की चोटी कटवा ली जाती है, एक सीआरपीएफ के जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। आजादी के इतने सालों के बाद इतना भेदभाव, इतना छुआछूत समाज के अंदर, ऐसे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, ऐसे हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा, ऐसे बाबा साहब का संविधान सुरक्षित रहेगा? नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, बाबा साहब का संविधान सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। जिस दिन लोग अपने संविधान के बारे में जान जाएंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जान जाएंगे, जिस दिन बाबा साहब के सपनों के बारे में जान जाएंगे, ये नफरत की राजनीति कूड़ेदान में चली जाएगी, कूड़ेदान में। याद रखना, इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना, जो जितना पिएगा उतना। तो शिक्षित बनो तभी विकसित बनोगे, शिक्षित होगा राष्ट्र तभी विकसित होगा राष्ट्र। इसलिए आप सबको मैं हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपने सभी संघर्षशील साथियों को, और ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम लोगों को गांव-गांव लेके जाना है, अपनी लड़ाई को आगे जारी रखना है। और रोजगार का सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है जिंदगी से जुड़ा हुआ, और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे अगर ताला लगाना चाहते हो तब भी हाथ को रोजगार चाहिए। दिन भर लोग व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में लगे रहते हैं, कुछ भी उसमें फैलाया जाता है, नाली के गैस से चाय बना लो, सिकंदर बिहार में आया था, कुछ भी आपको समझाते रहते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए। मैं नंदलाल भाई का हृदय की गहराइयों से फिर से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथी हैं, और मैं जो लड़ाई आपने जिसका जिक्र भी किया, जमीन की लड़ाई और बाकी इशू पे, तो हम लोग बैठ के एक रणनीति बना के पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी ऐसे अनाधिकृत तौर पे अवैध कब्जा जमीनों पर करने की कोशिश की जा रही है। कल हमारे पास लोग आए थे, बंदरगाह के नाम पे अनाधिकृत रूप से जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। तो ये सब इन सब सवालों पे हम लोग आगे मिल के लड़ाई लड़ेंगे। इंकलाब, भारत माता की। और नंदलाल